हेलो दोस्तों, लकवा एक काफ़ी कॉमन और काफ़ी डेंजरस बीमारी है। काफ़ी लोगों की ज़िंदगियां ख़राब कर देता है। इस बीमारी को रोकथाम करने के लिए या उसको सही समय पर ट्रीटमेंट करने के लिए जानना और लकवे की बीमारी के बारे में समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे लकवा कितने तरीके का होता है, यानी स्ट्रोक कितने टाइप्स का होता है। ये जानना और समझना ज़रूरी है क्योंकि हर तरह के लकवे का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बिल्कुल अलग होता है। और यदि हम गलत तरह के लकवे में गलत तरह का ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट से व्यक्ति की हालत सुधरने के बदले उल्टा बिगड़ भी सकती है, व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे लकवा कितने तरीके का होता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले है क्लॉटिंग वाला लकवा, जो कि सबसे कॉमन तरह का लकवा होता है। इसका मतलब है इस्कीमिक स्ट्रोक। इसका बेसिकली मतलब है कि ब्रेन की कोई भी एक नली जो ब्रेन के एरिया को ब्लड सप्लाई कर रही थी वो सडनली चोक हो जाती है, बंद हो जाती है। ये या तो ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट बनने की वजह से हो सकता है, गले की नली से कोई क्लॉट ब्रेन में चला जाए तो हो सकता है, हार्ट से कोई क्लॉट अगर ब्रेन में चला जाए तो हो सकता है, कोई भी कारण से ब्रेन की कोई नली चोक हो जाती है जिसकी वजह से ब्रेन में लकवा होता है। 85% ऑफ द केसेस में यही लकवे का कारण होता है। और जब कभी ये होता है, भले वो वहाँ पे क्लॉट बना है या गले की नली से गया है या हार्ट के अंदर से गया है, आपको खून पतला करने की दवाइयाँ देनी पड़ती है, खून में क्लॉट को गलाने वाले इंजेक्शंस देने पड़ते हैं और इस तरह का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। यदि पॉसिबल है और ब्रेन की नली में कोई क्लॉट है तो आप उसको निकालने की सर्जरी भी कर सकते हैं। पर ये तरह के लकवे में डेफिनेटली खून पतला करने की दवाइयाँ देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला तरह का लकवा है ब्लीडिंग वाला लकवा, जो कि बिल्कुल उल्टा है। इसमें ब्रेन की नलियों में क्लॉट नहीं बनता जबकि इनमें ब्लीडिंग हो जाती है। ब्रेन की कोई नस फटने की वजह से या हाइपरटेंशन की वजह से या कोई चोट लगने की वजह से ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसको हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। यानी ब्रेन में किसी भी कारण से ब्लीडिंग हो गई जिसकी वजह से ब्रेन का सडनली प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है, कोई काम करना मुश्किल हो जाता है और इस तरह के पेशेंट्स में हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है। इस तरह के पेशेंट्स को आप कोई भी खून पतला करने वाली दवाई नहीं दे सकते, खून गाढ़ा करने वाली दवाई भी नहीं दे सकते क्योंकि गाढ़ा करने वाली वो दवाई आती नहीं है। लेकिन खून पतला करने वाली दवाई यदि इस तरह के पेशेंट्स को देते हैं या खून पतला करने वाले इंजेक्शन इस तरह के पेशेंट्स को देते हैं तो पेशेंट की उल्टा तुरंत मृत्यु हो सकती है, ब्लीडिंग उल्टा बढ़ सकती है। तो इसलिए ये दोनों लकवों का ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। इस्कीमिक स्ट्रोक बिल्कुल अलग है और हेमोरेजिक स्ट्रोक में बिल्कुल अलग है। दोनों में क्या एग्जैक्टली डिफरेंस होता है, दोनों को क्लिनिकली कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये एक सेपरेट वीडियो में हमने डिस्कस किया, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ये डेफिनेटली बहुत अलग तरह का लकवा है और ये सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप का लकवा है। मृत्यु दर इसमें कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें पेशेंट की ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाता है और अक्सर पेशेंट तुरंत ही कोमा में चला जाता है। ये लकवा ज़्यादा सीवियर होता है, सीवियर हेडेक इसमें होता है और मृत्यु दर ज़्यादातर पेशेंट का ज़्यादा होता है क्योंकि इस तरह के पेशेंट को बचा पाना अक्सर बहुत मुश्किल होता है क्लॉटिंग वाले स्ट्रोक के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक यानी TIA। बेसिकली ये लकवे का ट्रेलर है जिसमें 24 घंटे के अंदर पेशेंट को कुछ सिम्टम्स लकवे के होते हैं जो अपने आप क्लियर हो जाते हैं और ज़्यादातर बाई डेफिनेशन इस तरह के केस में कोई परमानेंट ब्रेन डैमेज नहीं होता। अगर कोई परमानेंट ब्रेन डैमेज होता है तो उसे माइनर लकवा की कैटेगरी में माना जाएगा, उसको TIA नहीं माना जाएगा। पर TIA तभी बोला जाता है जब ब्रेन में कोई परमानेंट डैमेज ना हो, 24 घंटे के अंदर जो भी सिम्टम्स हुए हो वो चले जाएँ। यानी मान लीजिए पेशेंट को बोलने में तकलीफ हुई, 2-4 घंटे में ठीक हो गया, हाथ की कमजोरी हुई, कुछ घंटे में ठीक हो गया, या पेशेंट को खाना निगलने में दिक्कत हुई, कुछ घंटे में ठीक हो गया, तो ये माइनर लकवे का सिम्टम हो सकता है। इसको ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक बोलते हैं। इसमें भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लगभग वैसा ही होता है। आपको ब्रेन का स्कैनिंग करना पड़ता है, ब्रेन की नलियों की स्कैनिंग करनी पड़ती है, खून पतला करने की दवा देनी पड़ती है। इसमें तुरंत ट्रीटमेंट करना अक्सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यदि आप तुरंत ट्रीटमेंट नहीं करते तो 24 से 48 घंटे में काफ़ी केसेस में वापस बड़ा लकवा आ जाता है जो कि पेन को परमानेंट डैमेज कर देता है। तो ये बेसिकली मूवी का ट्रेलर जैसा है। यदि इसमें आप एक्ट नहीं करते और उसमें असावधानी बरतते हैं तो अगला पिक्चर जो आपको देखनी पड़ती है वो बहुत भारी पड़ती है। तो इसलिए इस ट्रेलर को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिम्टम्स लगभग वही होंगे जो माइनर स्ट्रोक के होंगे, लेकिन ज़्यादातर केस में वो सिम्टम्स 24 घंटे के अंदर चले जाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट कैटेगरी है क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक, जिसमें बिना किसी कारण के ब्रेन में कुछ पता नहीं कि कौन से तरह का लकवा है। इसमें हेमोरेजिक टाइप भी हो सकता है, इस्केमिक टाइप भी हो सकता है। कोई भी ब्रेन में छोटी छोटी नलियों के कोई क्लॉट की वजह से या स्मॉल वेसल डिजीज़ की वजह से या हार्ट की कोई धड़कन की प्रॉब्लम की वजह से मल्टीपल एरिया में छोटे छोटे स्ट्रोक्स होते हैं जो कि ना हेमोरेजिक में फिट होते हैं ना इस्केमिक फिट होते हैं, छोटी नलियों के डैमेज की वजह से होते हैं। और इसमें पेशेंट को दोनों तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स में कोई क्लियर कट कारण नहीं मिलता है। हालांकि ये कैटेगरी बहुत कम केसेस में यूज़ होती है, पर थियोरेटिकल नॉलेज जानना ज़रूरी है
कि क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक भी एक कैटेगरी है। इसके अलावा एक होता है ESUS यानी एम्बोलिक स्ट्रोक ऑफ अनडिटरमाइंड ओरिजिन, जिसमें ब्रेन में कोई क्लॉट जाने की वजह से स्ट्रोक हो तो गया है, लेकिन क्लॉट कहाँ से आया ये कह पाना मुश्किल है। कोई नली के अंदर से आया, इसमें आप जांच करने के बावजूद भी ये पता नहीं कर पाते हो कि क्लॉट आया कहाँ से, कोई बड़ी नली से आया या हार्ट में से आया, तो इसको ESUS बोलते हैं। जहाँ पे आपने रूल आउट कर लिया कि हार्ट में कोई क्लॉट नहीं है, आपने रूल आउट कर लिया कि कोई नली में क्लॉट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट को लकवा हो गया है, वो एम्बोलिक यानी क्लॉट गया कहीं से, ब्रेन की नली में कोई चोक नहीं था, लेकिन वो कहाँ से गया ये क्लियर नहीं है, तो इसको ESUS बोलते हैं। इसके अलावा सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस होता है, इसमें ब्रेन की वेन्स में कोई क्लॉट बन जाता है। ब्रेन आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस होता है तो उसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं। ब्रेन की वेन में अगर क्लॉट हो जाता है तो उसको सेरिब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। इसमें भी ज़्यादातर लोगों को लकवे जैसे ही फीचर्स होते हैं, बस इसमें स्कैनिंग जब आप करते हो तो आपको फाइंडिंग्स अलग मिलती हैं। एक और कैटेगरी है हेमिस्फेरिक स्ट्रोक, इसमें ब्रेन का आधा ब्रेन का हिस्सा खराब हो जाता है। ये बहुत बड़े और मैसिव लकवे के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें आधा ब्रेन का हिस्सा खराब हो जाता है। एक कैटेगरी है ब्रेन स्टेम स्ट्रोक, यानी कि ब्रेन का जो बेसल रीजन है जहाँ से ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल किया जाता है, उस एरिया में अगर स्ट्रोक हो तो उसको ब्रेन स्टेम स्ट्रोक बोलते हैं। और इस तरह के केसेस में बहुत जल्दी पेशेंट का डिटोरिएशन होता है, क्योंकि बॉडी के कंट्रोल करने वाले ज़्यादातर इंपॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन्स यहीं पे होते हैं, और यहाँ पे अगर बड़ा लकवा आता है तो बहुत जल्दी पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा लैक्यूनर स्ट्रोक होता है, जिसमें ब्रेन की कोई छोटी नलियों के अंदर क्लॉट बनने की वजह से या कोई छोटी नली के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होने की वजह से ब्रेन में लकवा है, बहुत छोटे छोटे लकवे की वजह से पेशेंट को डीपर स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो इस तरह के स्ट्रोक्स को हम लैक्यूनर स्ट्रोक बोलते हैं, जहाँ ब्रेन में प्रॉब्लम तो हुई है लेकिन बड़ी नलियों को इन्वॉल्व नहीं करके छोटी नलियों में इन्वॉल्वमेंट हुआ है और अलग अलग कारणों से हुआ है। आज के टॉपिक में हमने बात करी अलग अलग तरह के लकवों के बारे में। इसमें मेनली तो इस्केमिक और हेमोरेजिक टाइप ही आते हैं। इस्केमिक 85% केस में होता है, हेमोरेजिक 10 to 15% केसेस में होता है। इन दोनों को समझना और डिफाइन करना ज़रूरी है, जो कि CT स्कैन द्वारा ही ज़्यादातर किया जाता है। क्लिनिकल डिफ्रेंशिएशन के लिए एक सेपरेट वीडियो हमने किया है, वो आप देख सकते हैं। और बेसिकली इनको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलत तरह के लकवे में आपने गलत ट्रीटमेंट दे दिया बिना CT स्कैन किए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, जान चली जाएगी। अच्छा खासा पेशेंट जो होश में होगा वो भी अनकॉन्शियस हो जाएगा या मृत्यु हो जाएगी, खासकर अगर आपने ब्लीडिंग वाले स्ट्रोक में खून पतला करने का दवा दे दिया तो। इसलिए इनको डिफ्रेंशिएट करना और अप्रोप्रिएटली मैनेज करना अनिवार्य है। बिना CT स्कैन के इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है। MRI इसलिए नहीं करते क्योंकि MRI पहले 24 घंटे में बहुत क्लियर इमेज या पिक्चर नहीं दे पाता है, इसलिए पहले 24 घंटे में CT स्कैन ही अक्सर किया जाता है। CT स्कैन के बाद रिकन्फर्म करने के लिए 24 घंटे के बाद MRI किया जा सकता है। MRI के इमेजेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है स्ट्रोक के वो आने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए अक्सर आप MRI के बदले पहले कुछ घंटे में जब पेशेंट आता है तो CT स्कैन करते हैं। हालांकि CT स्कैन की क्लैरिटी कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन यहाँ पर मजबूरी की वजह से आप CT स्कैन करते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।